नमस्कार मेरे विद्यार्थी मित्रों। बादल राग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित ये कविता का भावार्थ मैंने बहुत ही सरल भाषा में समझाया था। आपको ये कविता अच्छे से समझ में आई होगी। आज हम इसके महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों पर चर्चा करने वाले हैं और सारे प्रश्नों के उत्तर मैं सरल भाषा में प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मैं कविता कौशिक बहुत ही आपको आसान लैंग्वेज में सभी प्रश्नों के उत्तर समझाने जा रही हूँ। बने रहिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। बादल राग में हमने क्या देखा था कि बादल जो है वह क्रांति के रूप में है और जो पूंजीपति लोग हैं और जो कमज़ोर लोग हैं, कमज़ोर लोगों का पूंजीपति लोग हमेशा शोषण करते आए हैं। तो पूंजीपति लोगों के लिए ये बादल खतरे की घंटी है, जबकि जो कमज़ोर वर्ग है, जो शोषित वर्ग है, उनके लिए ये क्रांति के रूप में आया है। तो बादल जब भी गरजते हैं तो पूंजीपति वर्ग जिन्होंने काला धन कमा के जमा पूंजी की हुई है वो हमेशा आतंकित रहते हैं, आशंकित रहते हैं। जबकि जो कमज़ोर वर्ग है, जो किसान हैं या फिर दूसरे जो गरीब लोग हैं, जब भी बादल गरजते हैं तो वे खुश होते हैं। तो दोनों ही वर्ग के लिए अलग अलग रूप में बादल को यहाँ पर बताया गया है। चलिए मैं इसके महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर आपको समझाने जा रही हूँ। बने रहिएगा बच्चों, वीडियो अंत तक देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक तो बनता है ना, लाइक करके ही जाना है आपको, ठीक है। पहला प्रश्न बताती हूँ मैं आपको। अस्थिर सुख पर दुख की छाया, पंक्ति में दुख की छाया किसे कहा गया है और क्यों? तो ये सीबीएसई ने पूछा है, कब? 2009 में। तो अस्थिर सुख पर दुख की छाया, पंक्ति में दुख की छाया किसे कहा गया है? तो दुख की छाया मानव जीवन में आने वाले दुखों और कष्टों को कहा है। कवि का मानना है कि संसार में सुख कभी स्थायी नहीं होता, उसके साथ साथ दुख का भी प्रभाव रहता है। धनी शोषण करके अपर्याप्त संपत्ति जमा करता है, परंतु उसे सदैव क्रांति की आशंका रहती है। वह सब कुछ छीनने के डर से भयभीत रहता है। प्रश्न नंबर 2। असानी पात से स्थापित उन्नत सत सतवीर पंक्ति में किसकी ओर संकेत किया गया है? तो 2013 और 2009 दोनों में ही आया हुआ है। इस पंक्ति में कवि ने पूंजीपति या शोषक या धनिक वर्ग की ओर संकेत किया है। बिजली गिरना का तात्पर्य है क्रांति से। क्रांति से जो विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग है उसकी प्रभुसत्ता समाप्त हो जाती है और वह उन्नति के शिखर से गिर जाता है और उसका घमंड जो है वो चूर चूर हो जाता है। तो अचानक से बिजली जब कड़कती है तो बिजली गिरने का यहाँ पर मतलब बताया गया है कि अचानक से जो क्रांति होती है तो जो धनिक वर्ग है वो कांप उठते हैं। चलिए आगे बढ़े। विप्लव रव से छोटे हैं शोभा पाते, पंक्ति में विप्लव रव से क्या तात्पर्य है? और छोटे ही हैं शोभा पाते ऐसा क्यों कहा गया है? उत्तर है विप्लव रव से तात्पर्य है क्रांति गर्जन। जब जब क्रांति होती है तब तब शोषक वर्ग या सत्ताधारी वर्ग के सिंहासन डोल जाते हैं, उनकी संपत्ति, प्रभुसत्ता आदि समाप्त हो जाती है। कवि ने कहा है कि क्रांति से छोटे ही शोभा पाते हैं। यहाँ छोटे से तात्पर्य है आम आदमी। आम आदमी ही शोषण का शिकार होता है, उसका चिंता कुछ भी नहीं है, अपितु उसे अधिकार मिलते हैं, उनका शोषण समाप्त हो जाता है। बादलों के आगमन से प्रकृति में होने वाले किन किन परिवर्तनों को कवि रेखांकित करते हैं? ये कविता रेखांकित करती है। तो उत्तर है, पहला पॉइंट है बादल गर्जन करते हुए मूसलाधार वर्षा करते हैं। दूसरी बात है पृथ्वी से पौधों का अंकुरण होने लगता है। तीसरा है मूसलाधार वर्षा होती है। फोर्थ है बिजली चमकती है तथा उसके गिरने से पर्वत शिखर टूटते हैं। और चौथा है हवा चलने से छोटे छोटे पौधे हाथ हिलाते से प्रतीत होते हैं। और पांचवा है गर्मी के कारण दुखी प्राणी बादलों को देखकर प्रसन्न हो जाते हैं। आगे बढ़े। फिफ्थ क्वेश्चन है कविता में रूपक अलंकार का प्रयोग कहाँ कहाँ हुआ है? संबंधित वाक्यांश को छांटकर लिखिए। तो रूपक अलंकार के प्रयोग की पंक्तियाँ कौन कौन सी हैं? चलिए देखते हैं। पहली है तीर्थी समीर सागर पर, फिर है अस्थिर सुख पर दुख की छाया, तीसरा है ये तेरी रण तरी। तो देखो तीर्थी समीर सागर पर मतलब समीर रूपी सागर, और ये तेरी रण तरी तो रण रूपी तरी, भेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर, ए विप्लव के बादल और ए जीवन के पारावार। तो सबको रूपक के अलग रूप में बताया है। तो जीवन के पारावार बताया है और विप्लव के बादल मतलब विप्लव क्या, क्रांति, एकदम से क्रांति के बादल बताया है।
तो इस तरह से रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। प्रश्न नंबर 6, कवि बादलों को किस रूप में देखता है? कालिदास ने मेघदूत काव्य में मेघों को दूत के रूप में देखा। अपना कोई काल्पनिक बिंब दीजिए। तो कवि किस रूप में बादल को देखता है? तो कवि तो क्रांति के प्रतीक के रूप में देखता है। बादलों के द्वारा वह समाज में व्याप्त शोषण को खत्म करना चाहता है ताकि शोषित वर्ग को अपने अधिकार मिल सके। और काल्पनिक बिंब है कि हे आशा के रूपक, हमें जल्दी ही सिक्त कर दो अपनी उजली और छोटी छोटी बूंदों से, जिनमें जीवन का राग छिपा है। वे आशा के संचालित, हे आशा के संचारित बादल। अगला प्रश्न है, क्रांति की गर्जना का शोषक वर्ग पर क्या प्रभाव पड़ता है? उनका मुख ढकना किस मानसिकता का द्योतक है? बादल राग कविता के आधार पर उत्तर दीजिए। तो उत्तर है, शोषक वर्ग ने आर्थिक साधनों पर एकाधिकार जमा लिया है, परंतु क्रांति की गर्जना सुनकर वह अपने सत्ता को खत्म होते देखता है। वह बुरी तरह भयभीत हो जाता है, उसकी शांति समाप्त हो जाती है। शोषक वर्ग का मुख ढकना उसकी कमजोरी स्थिति को दर्शाता है। क्रांति के परिणामों से शोषक वर्ग भयभीत है। प्रश्न नंबर 9, बादल राग जीवन निर्माण के नए राग का सूचक है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, बादल राग कविता में कवि ने लघु मानव की खुशहाली का राग गाया है। वह आम व्यक्ति के लिए बादल का आह्वान क्रांति के रूप में करता है। किसानों तथा मजदूरों की आकांक्षाएं बादल को नव निर्माण के राग के रूप में पुकार रही हैं। क्रांति हमेशा वंचितों का प्रतिनिधित्व करती है। बादलों के अंग अंग में बिजलियां सोई हैं। वज्रपात से शरीर आहत होने पर भी वे हिम्मत नहीं हारते। गर्मी से हर तरफ कुछ रूखा सूखा और मुरझाया सा है। धरती के भीतर सोए अंकुर नव जीवन की आशा में सिर ऊंचा करके बादल की ओर देख रहे हैं। तो प्रश्न अच्छा है, आ सकता है एग्जाम में। बादल राग कविता में ए विप्लव के वीर किसे कहा गया है? बहुत अच्छा प्रश्न है। और क्यों कहा गया है? क्या कहा गया है? ए विप्लव के वीर। तो उत्तर है, बादल राग कविता में ए विप्लव के वीर बादल को कहा गया है। बादल घनघोर वर्षा करता है तथा बिजलियां गिराता है। इससे सारा जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। बादल क्रांति का प्रतीक है। क्रांति आने से बुराई रूपी कीचड़ समाप्त हो जाता है तथा आम व्यक्ति को जीने योग्य स्थिति मिल जाती है। बादल राग शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए, सिद्ध कीजिए। तो बादल राग क्रांति की आवाज का परिचायक है। ये कविता जन क्रांति की प्रेरणा देती है। कविता में बादलों के आने से नए पौधे हर्षित होते हैं। उसी प्रकार क्रांति होने से आम आदमी को विकास के नए अवसर मिलते हैं। कवि बादलों का बारिश करने या क्रांति करने के लिए करता है। ये शीर्षक उद्देश्य के अनुरूप है, अतः ये शीर्षक सर्वथा उचित है। प्रश्न नंबर 12, विप्लवी बादल की युद्ध नौका की कौन कौन सी विशेषताएं बताई गई हैं? तो कवि ने विप्लवी बादल मतलब क्रांतिकारी बादल की युद्ध नौका की विशेषता बताइए। पहली है, ये समीर सागर में तैरती हैं। ये भेरी गर्जन से सजग है। इसमें ऊंची आकांक्षाएं भरी हुई हैं। तो आगे एक पद्यांश दिया है बच्चों, और इस पद्यांश से आपको एग्जाम में जैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, पंक्तियां दे देंगे 5-6 और उसमें से कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये पद्यांश है यहाँ पर। इसमें से प्रश्न पूछा गया कि कवि अट्टालिकाओं को आतंक भवन क्यों मानता है। और दूसरा पूछा गया पंख और जलज का प्रतीकार्थ क्या है। और फिर तीसरा एक पंक्ति का अर्थ पूछा है। और चौथा पूछा है शिशु का उल्लेख यहाँ क्यों किया गया है। तो पहला जो प्रश्न है कि कवि अट्टालिकाओं को आतंक भवन क्यों मानता है, इसका उत्तर है धनिकों के आवासों को, आवास मतलब रहने की जगह, तो धनिकों के आवासों को आतंक भवन की संज्ञा दी गई है क्योंकि इस भवनों में शोषण के नए नए तरीके खोजे जाते हैं। ये आवास शोषण से लूटी हुई संपत्ति के केंद्र होते हैं। फिर दूसरा पूछा पंख और जलज का प्रतीकार्थ बताइए। तो पंख का प्रतीकार्थ साधारण शोषित एवं उपेक्षित लोग तथा अट्टालिका शोषक पूंजीपतियों का प्रतीक है। फिर तीसरा प्रश्न पूछा है कि आशय स्पष्ट कीजिए। एक पंक्ति दी गई है, सदा पंख पर ही होता जल विप्लव प्लावन। तो इसका आशय ये है कि सदा पंख पर ही होता जल विप्लव प्लावन का आशय वर्षा से जो बाढ़ आती है वह सदा कीचड़ भरी धरती को ही डुबोती है, अर्थात शोषण की मार सबसे अधिक दबे कुचले और गरीबों को ही झेलनी पड़ती है। तो बच्चों ये समझ में आया होगा यहाँ पर। चलिए आगे बढ़े। बादल राग कविता में कवि निराला की किस क्रांतिकारी विचारधारा का पता चलता है? बादल राग कविता में कवि निराला की किस क्रांतिकारी विचारधारा का पता चलता है, देखते हैं।
इम्पोर्टेंट है प्रश्न। बादल राग कविता में कवि की क्रांतिकारी विचारधारा का ज्ञान होता है। वह समाज में व्याप्त पूंजीवाद का घोर विरोध करता हुआ दलित शोषित वर्ग के कल्याण की कामना करता हुआ उन्हें समाज में उचित स्थान दिलाना चाहता है। कवि ने बादलों की गर्जना, बिजली की कड़क को जन क्रांति का रूप बताया है। इस जन क्रांति में धनी वर्ग का पतन होता है और छोटे वर्ग, मजदूर, गरीब, शोषित आदि उन्नति करते हैं। अगला प्रश्न है, बादल राग कविता में अट्टालिकाओं को आतंक भवन क्यों कहा गया है? अच्छा प्रश्न है बच्चों। बादल राग कविता में अट्टालिकाओं को आतंक भवन इसलिए कहा गया है क्योंकि इन भवनों में शोषण के नए नए तरीके खोजे जाते हैं। ये ऊंचे ऊंचे भवन शोषण से लूटी हुई संपत्ति के केंद्र होते हैं। सारे प्रश्नों के उत्तर बता दिए गए हैं। फिर भी कुछ छूट गया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और किसी प्रकार का डाउट हो तो अवश्य लिखें। वीडियो को अंत तक देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करके जाइएगा। थैंक यू।